एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम बात करने वाले हैं पाल्मोप्लांटर सोरासिस के बारे में। क्योंकि सोरासिस कई तरीके का होता है, आपने मेरी वीडियोस में बहुत बार सुना होगा। ऐसा ही एक पाल्मोप्लांटर सोरासिस होता है जो आपके हथेली पे पाया जाता है या पैरों के तलवे, जिसको हम प्लांटर सरफेस बोलते हैं, उस पे पाया जाता है। तो इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये पाम्स हैं, ये पामर सरफेस होता है हमारा, और क्योंकि पैरों के सोल्स के नीचे को हम प्लांटर सरफेस बोलते हैं और वहाँ की स्किन अफेक्टेड हो जाती है, इसलिए इसका नाम पाल्मोप्लांटर सोरासिस पड़ा है। अब पाल्मोप्लांटर सोरासिस है तो सोरासिस इज दैट सिंपली क्लेरिफाइज कि आपका जो सोरासिस हो रहा है पाम्स पे या प्लांटर सरफेस पे, वो हो इसीलिए रहा है क्योंकि इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली काम कर रही है, बॉडी की दुश्मन बन गई है और बॉडी को ही अगेंस्ट कर रही है डिफेंड करने की जगह, और स्किन सेल्स को टारगेट करके वो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करवा रही है कि वो फ्लेकिंग में कन्वर्ट हो रहा है, डेड स्किन झड़ रही है और कट्स पड़ रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है। तो वो सोरासिस वाला ही फिनोमिना और पैथोजेनेसिस, बट क्योंकि सरफेस चेंज्ड है, क्योंकि आपका बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है उस पर वो निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको हम स्पेसिफिकली पाल्मोप्लांटर सोरासिस बोलते हैं। अब आपको पहचानना कैसे है? हो सकता है जब मौसम बदलता है या ज़्यादा हाथ हम धोते हैं तो हमारी ये जो स्किन होती है यहाँ पर वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है या काली पड़नी शुरू हो जाती है। जो हमारी ये हम फैलेंजिस पे स्किन देखते हैं, जो हमारा आउटर सरफेस है, हथेली के पीछे वाला हिस्सा है, जब अब यहाँ पे ये हो रहा है तो कुड भी एक्जिमा हो सकता है, या हो सकता है कि कोई आपको डर्मेटाइटिस बन रहा हो किसी प्रोडक्ट से या किसी एलर्जन से, वो ड्राइनेस और ब्लैकनेस बन रहा है, कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है मे बी, और बॉडी वॉश और सोप और डिटर्जेंट समथिंग, तो इसलिए वो स्किन काली पड़ रही है। या कोई डिसऑर्डर अंदर से हो सकता है, वो अदर डिसऑर्डर जिसकी वजह से वो स्किन काली पड़ रही है, या सनबर्न हो सकता है। बट पाल्मोप्लांटर सोरासिस में जो सिम्टम्स आएंगे वो स्पेसिफिकली इसी एरिया पे आएंगे, और आगे जाके बहुत सालों बाद ये आपके हाथों पे या लेग्स पे फैलने शुरू हो सकते हैं। सिम्टम्स कैसे आते हैं? सबसे पहले ड्राइनेस होती है, स्किन यहाँ से खुदरी खुदरी नज़र आएगी, काली नज़र आएगी और पपड़ी बनती रहेगी जो शेड होती रहेगी, और नहीं होगी तो आप उसको शेड करते रहेंगे क्योंकि वो लटक रही है या आपको इरिटेट कर रही है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, बहुत ज़्यादा बर्निंग भी मिल सकती है इचिंग के साथ साथ। इचिंग बहुत सीवियर है, इचिंग को करते करते आप उसको ब्लीड कर लेते हैं। आप लोग भी करते होंगे जिनको भी पाल्मोप्लांटर सोरासिस है, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि इचिंग करते करते जब आप उसको पूरा इंजर्ड कर लेते हैं तो वो ब्लीड होना शुरू हो जाता है और फिर वो जलन भी पैदा करता है, इसलिए बर्निंग फील होती है, तो वो आपको नहीं करना है। जैसा मैंने बोला, ड्राइनेस तो मिलेगी मिलेगी, और एक अजीब सा कट्स पड़ने की टेंडेंसी होती है स्किन में कि कट्स पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कईयों के कट्स में घाव भी पड़ना शुरू हो जाता है या पस पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये पाल्मोप्लांटर सोरासिस के सिम्टम्स होते हैं। अब जब कट्स पड़ते हैं तो ऑब्वियसली चलने में भी दिक्कत आती है, ये भी एक सिम्टम है। हो सकता है पैरों के तलवों पे या एंकल पे सूजन मिले, या हाथों की फिंगर्स पे आपको सूजन मिले, तो सूजन भी आपको देखने को मिल सकती है, ये भी एक सिम्टम होता है। अब इसको ठीक कैसे करना है, क्योंकि इतना टाइम हो गया और अभी तक ये ठीक नहीं हो रहा है, तो पहले तो करेक्ट डायग्नोसिस बनने चाहिए कि ये पाल्मोप्लांटर सोरासिस है, क्योंकि लोग इसको एक्जिमा समझ के भी ट्रीट करते रहते हैं। तो पहले करेक्ट डायग्नोसिस इज द करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग राइट ट्रीटमेंट। आपको सही डायग्नोसिस बनवाने बहुत ज़रूरी है। जब ये सोरासिस के डायग्नोसिस बन जाएंगे तो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ क्या बनती है कि आप ट्रीटमेंट अच्छा लें जिससे आपकी इम्यूनिटी खुद को अटैक ना करे, उसकी रक्षा करे, और जो मल्टीप्लाई हो रही है स्किन फ्लेकिंग की रूप में उसको थोड़ा सा स्टॉप करे, उसकी फ्रिक्वेंसी कम करे, और आपके जो सिम्टम्स हैं धीरे धीरे सबसाइड करते हुए आपका जो हथेली है या तलवे हैं उनको नॉर्मल कर दे। नेक्स्ट क्या होगा ट्रीटमेंट में? अदर देन ट्रीटमेंट, आप जो भी ट्रीटमेंट लें कोशिश करें कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखें, क्योंकि सोरासिस इज समथिंग जो सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता या फिर सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके ठीक नहीं हो सकता। ठीक करने के बाद क्योंकि जब ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करना पड़ेगा, और दवाइयाँ रोकने के बाद भी आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करना पड़ेगा। उसमें क्या आता है, आपकी ईटिंग हैबिट सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, आपके किसी भी बीमारी को रिलैप्स होने में जो रिस्पॉन्सिबल है वो ईटिंग हैबिट्स हैं। चाहे सोरासिस है या कोई कैंसर भी है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर का पेशेंट है, अगर उसको तंबाकू खा के जीभ का या मुंह का कैंसर हुआ है और वो सर्जरी करके हमने निकाल दिया है,
बट उसके बाद भी वो गुटखा खाएगा या स्मोकिंग करेगा तो फिर से उसे कैंसर होगा। तो उसको वो चीज़ें साइड रखनी पड़ेंगी या अपनी लाइफ से इरेडिकेट करनी पड़ेंगी। सिमिलरली जब आपका सोरासिस ठीक हो जाता है तो उसके बाद आप लापरवाह हो जाते हैं, आपको लगता है आप कुछ भी खा सकते हैं, जंक प्रोसेस कुछ भी खा सकते हैं, नॉन वेज, अल्कोहल कुछ भी ले सकते हैं और आपको कुछ नहीं होगा। आपकी गलतफहमी है। आई एम एब्सोल्युटली बीइंग मेडिकली राइट और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी भगवान की कृपा से नहीं है, हो भी ना। बट अगर मैं भी ये लाइफस्टाइल डेली बेसिस पे अडेप्ट कर लूँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ हार्म या कुछ ना कुछ बॉडी में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और आपको जब सोरासिस हुआ है इतने सालों से, वो ठीक हुआ है, तो आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे वो रिपीट ना हो या रिलैप्स ना हो। और जब रिलैप्स होती है तो आप ट्रीटमेंट को दोष देते हैं रादर देन आप अपनी गलती बताते हैं कि हाँ मैंने ढंग का लाइफस्टाइल फॉलो नहीं किया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं डॉक्टरों से बचे रहें, दवाइयों से बचे रहें, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्टेशन सबके लिए ज़रूरी है। चाहे आप हैं सोरासिस के पेशेंट या किसी चीज़ के भी पेशेंट, या मैं हूँ नॉर्मल बीइंग, हेल्दी ह्यूमन बीइंग, मेरे लिए भी उतना ज़रूरी है जितना आपके लिए ज़रूरी है। तो उसमें ईटिंग हैबिट्स में मेजरली बाहर का खाना, जंक प्रोसेस फूड, एनिमल प्रोटीन, नॉन वेज या अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप नहीं भी लेंगे, घर का बना खाना खाते रहेंगे तो वैसे ही सोरासिस से बचे रहेंगे या किसी बीमारी से बचे रहेंगे। नेक्स्ट, इसके साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें घर का स्ट्रेस काम पे ना लेके जाएं, काम का स्ट्रेस घर पे ना लेके जाएं। खुद को कुछ टाइम दें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें और खुश रहें। जो भी हो रहा है लाइफ में उससे खुश रहें, उसको फेस करें, उससे लड़ें और खुश रहें। दिलो दिमाग पे ज़्यादा असर ना आने दें। और ये चीज़ें आप अगर मेंटेन कर रहे हैं तो पाल्मोप्लांटर सोरासिस क्या कोई भी बीमारी आप कुछ ही पल में ठीक कर सकते हैं या कुछ ही दिनों में ठीक कर सकते हैं और कुछ ही क्षण में आप उससे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें कहीं भी हैम्पर्ड होती हैं तो आपकी रिकवरी पे असर पड़ता है, रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं और एनीवे आप डॉक्टरों से पीछा नहीं छुड़वा पाते। और अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टरों से पीछा छूट जाए तो आप ये पैटर्न ज़रूर फॉलो करें। ये मेरे लिए भी उतना ज़रूरी है जितना आपके लिए। तो मैं आपसे वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करती हूँ या मैं पर्सनली सोचती हूँ या मैं पर्सनली कर सकती हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं क्योंकि आप पेशेंट हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका सोरासिस ठीक रहे, पाल्मोप्लांटर सोरासिस ठीक हो जाए या कोई भी सोरासिस ठीक हो जाए, तो अडेप्टेशन टू हेल्दी लाइफ बहुत ज़रूरी है। उसको आप अडेप्ट करें ताकि आप मुझसे, डॉक्टर से या मेरे जैसे डॉक्टर से बचे रहें। और अगर नहीं बच पा रहे हैं, बीमारी से पीछा नहीं छूट रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरी टीम से बात करें, मुझसे मिलने आएँ और अपने सोरासिस को बाय बाय बोल सकते हैं, सोरासिस फ्री लाइफ पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।